चलो देखो, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा का मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा दिया। अब क्या है, नोट्स में थोड़ा सा गलत उलत कुछ भी नहीं है, हमको लगता है थोड़ा सा और ऐड होना चाहिए कंटेंट इसमें। तो मैं इसमें नोट्स में कुछ कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, आपके सामने ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का पहले मैं पूरा कंटेंट इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं पूरा इसमें प्रॉपरली ऐड कर पाऊँ। गार्ड सेल है, वो दिख ही रहा होगा कि वो गार्ड सेल है। गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे वैक्यूल्स भी बनाना चाहिए, तो मैं वही वैक्यूल्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ताकि आप भी क्या करोगे, व्हाइटनर चलाओगे और व्हाइटनर चला के यहां तक का कंटेंट एटलीस्ट क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, चलो अब देखो मैं लिखता हूं। तो ये एक अलग बात है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, या तो स्टार्च है या तो, बोलिए जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि स्टार्च या कार्बन स्टार्ट है तो फोटोसिंथेसिस से आ जाएगा, अदरवाइज वो उससे तो आ ही जाएगा। कार्बोहाइड्रेट तो रहता ही है सब सेल के पास सेल एक्सप्रेशन के लिए। इन लोगों ने टूट के क्या दिया, पीपी। पीपी का क्या हुआ, जैसे CO2 आया बाहर से, अब पीपी का क्या हो रहा है, कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ पेप्केज। पेप्केज। यहाँ पे मैंने पेप्केज लिख दिया और नीचे ब्रैकेट में पीएच भी लिख देना। यही यही रहस्य है उसका, 8.5 के आसपास, यानी कैल्कलाइन पीएच क्या बन जाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का क्या होगा, रिडक्शन। कौन करेगा रिडक्शन, तो NaDH2 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaDH+। तो ऑक्सैलोएसिड क्या बन जाएगा, D+। मैलिक एसिड। मैलेट भी कह सकते हैं उसको हम। अब यहाँ पे मुझे बनाना चाहिए डायग्राम किसका, वैक्यूल का। तो मैं यहाँ पे वैक्यूल का डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये है वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल है, वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन न्यूट्रोनोप्लास्ट। अब ये मैलेट कहाँ चला गया, वैक्यूल में। और मैलेट अंदर जाके वैक्यूल के अंदर जाके क्या हो गया, पुअरली आयोनाइज्ड। क्या क्या दिया आयनाइज होके, मैलेट और H+। और अब ये अच्छा H+ के लिए पंप लगा दो यहाँ पे यहाँ पे भी पंप है, एक पंप यहाँ लगा देता हूँ और एक पंप यहाँ पे लगा हुआ है, इसको बस ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये क्या है, H+ पंप, नाम इसका क्या है, H+ पंप, ना कि K+ पंप। H+ पंप बोलेंगे क्योंकि K+ का पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है। चलो जी ठीक है, हाँ तो अब H+ का क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिवली H+ का क्या होगा, ई फ्लक्स। H+ का क्या हुआ, ई फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, वहां पे भी एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है। अब आप क्या करोगे, फिलिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा H+ पहले दिखाओ कि उस साइटोप्लाज्म में पहले आया है, 2-4 H+ यहाँ पे दिखाओ और उसके बाद यहाँ दिखाओ कि वो H+ इधर आया है, तो H+ यहाँ पे काफी ज्यादा दिखा दो। ठीक है जी, अब आ जाओ उसी प्रोटोमोटिव फोर्स की वजह से, H+ की वजह से प्रोटोमोटिव फोर्स क्रिएट हुआ, उसकी वजह से अब किसका एंट्री स्टार्ट हो रहा है, K+ का। अच्छा एक मिनट जाओ, इस चीज को मैं इधर कर दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में ना कंफ्यूज होगा कि एटीपी कहाँ यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये एटीपी का जो चक्कर है ना, ये एटीपी का चक्कर मैं इधर ही तोड़ के दिखा दे रहा हूँ कि एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है, ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, वो H+ के एग्जिट के लिए हुआ है, ना कि K+ के एंट्री के लिए। ठीक है, उसी से अच्छा यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ है। अरे यार रुक जाओ, ATP
टूट गया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है जी। हाँ, अब क्या हुआ, पोटेशियम का एंट्री हुआ। पहले पोटेशियम यहाँ पे बाहर में बहुत सारा था, पोटेशियम पहले कहाँ आया, वैक्यूल में, साइटोप्लाज्म, फिर वैक्यूल, फिर कहाँ गया वो, फिर गया वैक्यूल में। ये लो पोटेशियम आ गया वैक्यूल में, पोटेशियम आ गया वैक्यूल में, और वैक्यूल में आने के बाद ये पोटेशियम और मैलेट दोनों मिलके क्या बनाया, पोटेशियम मैलेट। मैं इसका मेम्ब्रेन थोड़ा और बड़ा करता हूँ। अरे यार रुक जाओ एक मिनट, उसका मेम्ब्रेन थोड़ा और मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ये ना, इसका मेम्ब्रेन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, घेरा पता नहीं चल रहा है। ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, फील कर लेना। ठीक है जी। हाँ, तो अंदर में क्या बना पोटेशियम और मैलेट के रिएक्शन से, पोटेशियम मैलेट। ये अंदर बना है पोटेशियम मैलेट, ध्यान रखना। पोटेशियम और मैलेट डायरेक्ट ना, चार्ज नहीं है वहां पे कोई चार्ज नहीं है। पोटेशियम मैलेट MALAT। अब ये पोटेशियम मैलेट कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म। अब इस पोटेशियम मैलेट का क्या हुआ, स्ट्रांगली आयनाइजेशन। अब देखो इसकी वजह से तो बढ़ ही रहा है ओपी, इसकी वजह से तो ओपी डायरेक्टली बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ क्लोराइड आयन, जैसे यहां से क्लोराइड आयन भी एंटर किया था उसी प्रोटोन मोटिव फोर्स को यूटिलाइज करके, कुछ क्लोराइड आयन एक्सेस के प्लस को, जैसे मान लो क्या कोई के प्लस एक्सेस आया है, मान लो कि इधर के प्लस एक्सेस है, तो कुछ के प्लस क्या कर रहा है, एक्सेस के प्लस को Cl माइनस पकड़ के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है KCl बना के, चलेगा। ये है मामला। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और यही आपको नोट्स में ऐड करके सही कर लेना है। स्क्रीनशॉट लो, जैसा फिनोमेना इधर चल रहा है ये सेम फिनोमेना इधर भी चल रहा होगा, सेम फिनोमेना चल रहा होगा। हो गया। अब देखो मैं इस पूरी बात को रिपीट कर देता हूँ नोट्स में से भी। कार्बोहाइड्रेट है या फिर स्टार्च है, वो अच्छा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस लिख लो ताकि ये प्रोसेस आपको पता चले कि ग्लाइकोलाइसिस से आया है। ठीक है जी। हाँ, कार्बोहाइड्रेट हो या स्टार्च हो, ग्लाइकोलाइसिस से टूट रहा है, पीपी दे रहा है, पीपी का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पेप्टीज की प्रेजेंस में ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बन रहा है, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, मैलेट बन रहा है। मैलेट गया वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल के अंदर मैलेट एक वीक एसिड है तो पुअरली आयनाइज हुआ, मैलेट बना। मैलेट आयन, ये मैलेट आयन है माइनस चार्ज, मैलेट आयन बना और पोटेशियम बना, H+ बना। H+ पंप के द्वारा पहले साइटोप्लाज्म में आया एक्टिवली एटीपी को यूटिलाइज करके, देन वो H+ साइटोप्लाज्म में आया अगेन H+ पंप के द्वारा एटीपी को यूटिलाइज करके। अब इसकी वजह से इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन और इस गार्ड सेल की सेल मेम्ब्रेन के अलोंग प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, और उसकी वजह से पोटेशियम को इन्फ्लक्स कहा गया पैसिवली, पहले साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर जाके वो पोटेशियम मैलेट बन गया। पोटेशियम मैलेट आ गया कहाँ, इस साइटोप्लाज्म में, और पोटेशियम मैलेट स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रांगली आयनाइज्ड हुआ, नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ गया, और उसी प्रोटोमोटिव फोर्स को यूटिलाइज करके क्लोराइड चैनल के माध्यम से क्लोराइड आयन भी साइटोप्लाज्म में आ गया, उसकी वजह से भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से एंडोस्मोसिस हुआ, टर्गर प्रेशर बढ़ा, गार्ड सेल टर्जिड हो गया, और उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो गया, और स्टोमेटा के ओपन होते ही जल्दी बोलो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो गया, ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो गया। ये तो हुआ ओपनिंग का मैकेनिज्म। अब फोटो लो, अब ये कंप्लीट ओपनिंग का मैकेनिज्म है, इसको आप भी नोट्स में सही कर लोगे। ठीक है, ये कंप्लीट मैकेनिज्म हुआ ओपनिंग का, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और उससे ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो गया। अब मुझे बताओ ट्रांसपायरेशन कब तक होगा, जल्दी बताओ। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा ओपन रहेगा, जब तक स्टोमेटा ओपन रहेगा। अब सोचते हैं कि स्टोमेटा कब तक ओपन रहेगा, स्टोमेटा कब तक ओपन रहेगा, जब तक उल्टा सोचो ना, स्टोमेटा कब तक ओपन रहेगा, जब तक गार्ड सेल टर्जिड रहेगा। गार्ड सेल कब तक टर्जिड रहेगा, जब तक टर्गर प्रेशर बढ़ा रहेगा। टर्गर प्रेशर कब तक बढ़ा रहेगा, जब तक एंडोस्मोसिस हो रहा होगा। एंडोस्मोसिस कब तक होगा, जब तक गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा रहेगा।
ऑस्मोटिक प्रेशर कब तक बढ़ा रहेगा? जब तक नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहे। नंबर ऑफ सॉल्यूट कैसे बढ़ रहा है? क्लोराइड आयन और पोटेशियम मैलेट की वजह से। तो क्लोराइड आयन कैसे आया अंदर, या पोटेशियम मैलेट में पोटेशियम कहां से आया? ड्यू टू H+ पंप। और H+ पंप काम करके ये सब लाया कैसे? H+ बाहर गया तब। H+ कहां से आया? मैलेट से। मैलेट कहां से आया? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहां से आया? PP से। अब रुक जाओ, PP कहां से है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हमेशा रहता है, PP का कार्बोक्सिलेशन हमेशा नहीं हो सकता है। PP का कार्बोक्सिलेशन हमेशा नहीं हो सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं वो बात जो लेविट ने नहीं बताया। PP का कार्बोक्सिलेशन हमेशा नहीं होता है। आपको बता सकता है क्यों? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दिन में ही क्यों खुला है स्टोमेटा। मैं ये बताना चाह रहा हूं। ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, और कोई बताओ। PP का कार्बोक्सिलेशन हमेशा नहीं होता। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। ये तो पेप्केज एंजाइम है ना, पेप्केज कार्बोक्सिलेज एंजाइम। सर ये सिर्फ दिन में ही काम करते हैं। ये सिर्फ दिन में ही काम करता है। दिन में ही क्यों काम करता है? ये सिर्फ दिन में ही काम करता है। दिन में क्यों काम करता है? पेप्केज C3C4 में। अब सुनो काम, अब काम की बात सुनो। देखो होता क्या है, प्लांट को दिन और रात का एहसास, जैसे हम हैं आप हैं, हमको और आपको दिन और रात का एहसास कराता है। हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, प्लांट में भी चलता है। हम और आप तो दिन और रात को कैसे सेंस कर रहे हैं? आप थोड़ा बहुत हार्मोन्स में जाने हैं, एक्टिविटी से, मेटाबॉलिज्म से। प्लांट कैसे सेंस करता है? प्लांट में भी हार्मोन होता है, प्लांट में भी एक केमिकल होता है, केमिकल बोलूं उसका नाम है फाइटोक्रोम, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फाइटोक्रोम प्लांट को दिन और रात का एहसास कराता है। हाँ भाई दिन हो गया, हाँ भाई रात हो गया, हाँ भाई दिन का काम निपटा लो, हाँ भाई रात का काम निपटा लो। तो प्लांट को दिन और रात का एहसास कराता है कौन? फाइटोक्रोम पिगमेंट। और वो फाइटोक्रोम पिगमेंट दिन और रात का एहसास करा के पेप्केज को एहसास दिलाता है कि कब तुमको काम करना है, कब तुमको काम नहीं करना है। और पेप्केज एंजाइम वर्क करता है एल्कलाइन पीएच में। अब मुझे जल्दी से एक बात बता दो, जल्दी से एक बात बता दो। अगर दिन है, मैं डे का बात कर रहा हूं, आपको मैं पूरा फील करा रहा हूं कि दिन में ही क्यों और रात को क्यों। अगर डे है और अगर नाइट है, आप सिंपल बात मुझे बता दो, बाकी कॉम्प्लेक्स बात मैं बता दूंगा। अगर दिन है तो गार्ड सेल के अंदर इस स्टोमेटा के खुलने के बाद CO2 की अवेलेबिलिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। और वो CO2 गार्ड सेल में पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? वीक एसिड। H2CO3 वीक एसिड। चलो तो आयनाइज होगा या नहीं होगा? होगा। सब बहुत पोर्टली आएगा। पोर्टली होगा, लेकिन होगा ना। तो इस H2CO3 से एक H+ आयन मिलेगा, HSCO3-। इसको तो भूल जाओ। ये H+ आयन अगर बढ़ रहा है कहाँ? इन द गार्ड सेल। ये सब सारा खेल कहाँ चल रहा है? इन द गार्ड सेल। दिन के समय H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यस और नो? H+ कॉन्सेंट्रेशन यस सर बढ़ता जाएगा। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो जल्दी से बताओ पीएच घटते जाएगा। घटता जाएगा। पीएच घटता जाएगा, पीएच घटता जाएगा। और अगर पीएच घटता जाएगा तो जल्दी से बताना वो पेप्केज एंजाइम के लिए फेवरेबल या फेवरेबल नहीं? नॉट फेवरेबल। नॉट फेवरेबल। अब समझना अब इस पूरी थ्योरी से तो आपको क्या लग रहा होगा कि फिर तो दिन में पेप्केज काम ही नहीं करे, और दिन में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बने ही नहीं, दिन में मेलेट बने ही नहीं, और स्टोमेटा ओपन ही ना हो। यस और नो? लग रहा है ऐसा? यस। रात का आ जाओ, रात का इसका उल्टा आ जाओ। रात का बताओ। रात को इस गार्ड सेल के अंदर CO2 की अवेलेबिलिटी ज्यादा या कम? कम हो। कम। तो CO2 वाटर के साथ कम रिएक्ट करेगा कि ज्यादा रिएक्ट करेगा? CO2 है ही नहीं तो कम रिएक्ट करेगा। तो H2CO3 कम बनेगा, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो पीएच ज्यादा। तो आपको लग रहा होगा कि रात को पेप्केज काम करेगा। फिर क्या पहले गलत पढ़ाया या अभी कुछ गलत हम आपको बता रहे हैं? सोच कर देखो, पहले गलत पढ़ाया या अभी कुछ। अबे मैं सोचने सिखा रहा हूँ भाई साहब, मैं सोचने सिखा रहा हूँ आपको।
आप सोच पाएंगे, आपका दिमाग का ढक्कन खुलेगा। या तो पहले गलत पढ़ा है कि पेप्के एजिन में काम करता है, या तो अभी गलत कह रहा हूँ कि पीएच बढ़ रहा है घट रहा है। कोई दिमाग लगा के मुझे कुछ बता सकता है? हिंट जल्दी से दिमाग लगा के बताओ। सर जब दिन में पोटेशियम आयन एंटर करेगा तो वो एसिडिटी को मेंटेन करता अरे है। भैया पोटेशियम तो जब एंटर करेगा जब अगर स्टोमेटा खुल जाए। पोटेशियम तो जब एंटर करेगा, सॉरी जब एंटर करेगा जब पीईपी का CO2 के साथ रिएक्शन हो। CO2 तो भाई साहब पीएच बढ़ा रहा है, पीईपी का रिएक्शन क्या होगा? पेप्केज काम ही नहीं करेगा एसिडिक पीएच में। तो पता है सर अरे ये साइटोप्लाज्म में, हाँ बोलो बोलो। सर बोले थे कि अगर ये ज्यादा देर तक, चलो रहने दो। आपको पता प्रॉब्लम क्या है? आपकी यही प्रॉब्लम है। मैं आपको ये एहसास कराना चाह रहा था, मैं आपको अंत तक एहसास करा दूंगा आपको कैसे मीठे बोलों में फंसाया जाता है और आप फंसते हो। मैं आपको यही एहसास कराने, मार्केट में टीचर लोग क्या कर रहे हैं, मीठे बोल में आपको फंसा रहे हैं और आप फंसते हो, और फिर वो आपका गहराई से काटते हैं और आप कटवाते हो। अभी कितनी अच्छी से मैंने आपको अपनी बातों में ट्रैप किया, और मैं दिन को पीएच बढ़ा के दिखा रहा हूँ, सॉरी दिन को पीएच घटा के दिखा रहा हूँ, और रात को पीएच बढ़ा के दिखा रहा हूँ, और आप फंस गए मेरी बातों में। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धिमान होते, उससे पहले ही मैंने आपको हिंट भी दिया, हाइड्रोक्रोम पिगमेंट है तो दिन और रात का एहसास दिलाता है। दिन में जितने काम निपटाने निपटा लो, रात को जितने काम निपटाने निपटा लो। अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धिमान होते तो आप बातों को कोरिलेट करते और आप कह देते ऐसा नहीं होगा जैसा आप बता रहे हैं। अब आ जाओ, अब आप सोचना, दिन को CO2 जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, वो CO2 गार्ड सेल में आ रहा है, या ये CO2 ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, लिख रहा हूं मैं एटमॉस्फेरिक CO2। ये CO2 दिन को गार्ड सेल में जाएगा ज्यादा, या ये मेसोफिल सेल को जाएगा? जल्दी बताओ। गार्ड सेल को जो अरे भाट, यही तो चक्कर है, यहीं पे तो तुम मीठे बोलों में फंसते हो। गार्ड सेल उस CO2 का क्या कर लेगा भाई साहब? गार्ड सेल उस CO2 का क्या कर लेगा मुझे बताओ? ज्यादा गार्ड सेल यूटिलाइज करेगा या ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाला सेल यूटिलाइज करेगा? सोच कर देखो, इस CO2 का दो बंटवारा होगा दिन को। एक होगा मेसोफिल सेल को, सुनना ध्यान से, और एक होगा गार्ड सेल को। रात को भी उस एटमॉस्फेरिक CO2 का दो बंटवारा होगा। लो मैं लिखते चलता हूं साथ साथ पैरेलली। और रात और दिन का एहसास होने का प्लांट को कौन एहसास दिलाता है? फाइटोक्रोम पिगमेंट। जल्दी से बताओ, दिन का काम दिन को निपटाना है, रात का काम रात को निपटाना है, ऐसा कौन बताएगा प्लांट को? फाइटोक्रोम पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन को या रात को? दिन को। दिन को। चलो जल्दी से बताओ, फोटोसिंथेसिस में ज्यादा CO2 यूज होगा या स्टोमेटा के ओपनिंग में ज्यादा CO2 यूज होगा? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस। तो दिन को ज्यादा CO2 किसको मिलेगा? मेसोफिल सेल्स को। पक्का? पक्का? यस सर। मोर CO2 टू मेसोफिल सेल एंड लेस CO2 टू, जल्दी बोलो, गार्ड सेल। तो मोर CO2 से तो क्या होने लगेगा? जल्दी बताओ, इधर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। यस सर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है? स्टार्च। यस सर, स्टार्च। बात खत्म है। बाकी फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए, आप कितने अच्छे से मेरी बातों में पहले ट्रैप हो गए थे, अब ट्रैप नहीं होंगे आप। अब मुझे बताओ, गार्ड सेल के अंदर दिन में CO2 कम या ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा? ये ज्यादा कौन है? फिर ये ऊपर गलत लिखा है क्या? कम। नो सर। CO2 लेस। अगर CO2 लेस, चलो ठीक है, ये लेस लिख दिया मैंने, ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर दिया। CO2 ठीक है, थोड़ा सा भी आया तो पानी से रिएक्ट करेगा, मानता हूं, वाटर से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ? H2CO3। H2CO3। H2CO3 किसमें टूटेगा? H+ और SO3। HCO3 माइनस और H+ में। हाँ अब मुझे बताओ, अभी आपने बताया था दिन में CO2 ज्यादा या कम गार्ड सेल को? कम। क्योंकि ज्यादा किसको मिल रहा है? मेसोफिल सेल्स को। जल्दी से बताओ, H2CO3 कम या ज्यादा? कम। अगर H2CO3 कम तो H+ ज्यादा या कम? कम। और अगर H+ कम तो जल्दी से बताओ पीएच ज्यादा या कम? पीएच ज्यादा। और अगर पीएच ज्यादा तो पीएच कैसा, अल्कलाइन या फिर
एसिडिक, एल्कलाइन होगा सर। एल्कलाइन होगा। अब समझ में आपको कैसे मीठे बोलों में फंसाया जाता है? मैंने अभी आपको फंसा के दिखा दिया था। कितने लोग समझ पाए कि हाँ सर मेरा काटा जाता है मीठे बोली में फंसा के? कितने लोग समझ पाए? सच्चाई दिल साफ करा करना कि हाँ सर हमें तो ऐसे ही फंसाया जाता है, मार्केट में हमें ऐसे ही फंसा लेते हैं लोग और हम फंसते हैं, इसी तरीके से फंसाया जा रहा है। अब आ जाओ इसका जस्ट उल्टा, मेसोफिल सेल में। अगर आपके पास बुद्धि होता तो आप तभी मेरे को रोक देते जब मैं लिख रहा था पीएच दिन को लेस। मैंने हिंट भी दिया आपको कि दिन का काम दिन में निपटाओ, रात का काम रात को निपटाओ। दिन हो गया है मतलब फाइटोप्रेगनेंट बोल चुका है प्लांट को भैया फोटोसिंथेसिस का काम निपटा लो। और आप अपना बुद्धि तो लगाओ यार, बुद्धिमान हो तो। CO2 ज्यादा यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाएगा प्लांट या फिर स्टोमेटा का ओपन में ज्यादा CO2 यूज करेगा भैया? बुद्धि तो लगाओ, कॉमन सेंस तो लगाओ। लगातार CO2 यूटिलाइज होता जा रहा है वहां फोटोसिंथेसिस में धराधर, तो उसमें जा रहा है। अब इसका जस्ट उल्टा आ जाओ। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं आई थिंक सो, ठीक है? देख लो अब आप बोलो रात को एटमॉस्फेरिक CO2 तो उतना ही, एटमॉस्फेयर में तो CO2 उतना ही होता है, तो रात को वो CO2 मेसोफिल सेल को ज्यादा है कम? कम। क्यों कम? इसका पूरा कारण आपको फोटोसिंथेसिस में बता दिया गया है। क्यों? क्योंकि रात को लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है। लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगा। डार्क रिएक्शन में ही CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं चलेगा, तो CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जब यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा तो मेसोफिल सेल लेगा क्यों CO2? अब समझ में आया CO2 क्यों कम मेसोफिल सेल को? जल्दी बोलो। तो रात को फोटोसिंथेसिस चलेगा ही नहीं चलेगा? यहाँ तो चल रहा था, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, तो रात को स्टार्च ज्यादा या कम? रात को स्टार्च ज्यादा या कम? यहाँ तो ज्यादा बन रहा था रात को स्टार्च, और यहाँ रात को स्टार्च बनेगा ही नहीं। यूं बोलो कम रहेगा। कम लिख देता हूँ कंपैरेटिव टू दिन, क्योंकि स्टार्च खत्म थोड़ी हो गया है, फोटोसिंथेसिस रुक भले गया है, स्टार्च खत्म थोड़ी हो गया, दिन का बना हुआ तो है ना, लेकिन कम होगा क्योंकि प्लांट उसको यूटिलाइज भी तो कर रहा है लगातार। चलो अब इसका कॉन्ट्रास्ट, इसका जस्ट अपोजिट बताओ। CO2 तो उतना ही एटमॉस्फेयर में, CO2 तो उतना ही है, तो जो CO2 आ रहा है, हाँ मोर CO2 टू गार्ड सेल। और अगर गार्ड सेल को CO2 ज्यादा जा रहा है तो जल्दी से बताओ। अब देखो CO2 गया है तो CO2 रिएक्ट तो करेगा ही वाटर से। जल्दी बताओ अगर CO2 रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनता है? H2CO3। और H2CO3 आनाइज होके क्या देता है? H+ और HCO3-। H+ और HCO3- आयन। अब जल्दी से बताओ, अभी आपने कहा कि रात को गार्ड सेल में CO2 ज्यादा, मोर CO2, तो मोर CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यस और नो? यस सर। तो H2O3 ज्यादा या कम? ज्यादा। और अगर ज्यादा तो H+ ज्यादा या कम? ज्यादा। और H+ अगर ज्यादा, H+ ज्यादा तो pH ज्यादा या कम? कम। और pH लो बोल दो। pH लो मींस pH अल्कलाइन या एसिडिक? एसिडिक। अब जल्दी से बताओ एसिडिक pH फेवरेबल फॉर पेप्केज या नहीं? नॉट फेवरेबल फॉर पेप्केज। अनफेवरेबल फॉर पेप्केज। अनफेवरेबल फॉर दिन को अल्कलाइन pH, जल्दी बोलो। फेवरेबल फॉर पेप्केज। फेवरेबल फॉर पेप्केज। अब जल्दी से बताओ कलेजे पे हाथ रख के कितने बच्चे अब बता सकते हैं कि दिन को ही क्यों पोटेशियम एंट्री करेगा और रात को क्यों पोटेशियम एग्जिट करेगा? कितने लोग नॉर्मल प्लांट C3 C4 प्लांट में कितने लोग समझ पाए? कितने लोग इस कंसेप्ट को फील कर पाए? हारी बात तुमको समझ से आ रहा है? रिवा आई थिंक तुम क्लास में नहीं हो, मैं तुमको 2-3 बार से जज कर रहा हूँ। सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तुम कहीं और हो, आउट ऑफ द क्लास। सर हम भी तो बोले हैं बहुत बार। हाथ खड़ा नहीं कर रहे इसलिए पूछ रहा हूं मैं। तो सर तो अब ये तो चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अब कंसेप्ट आपके सामने क्लियर है कि क्यों दिन को ही और ये बात लेविट ने, ये बात मैंने बताया आपको, और ये बात मैंने कहां से बताया आपको? कई कंसेप्ट को पढ़ के बताया है। हाँ इस बात को कई सारे साइंटिफिक कमेटी भी सपोर्ट करते हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है, झूठ नहीं बता रहा हूँ, सत्य बात है। और ये वो सत्य है जो आपके मास्टर साहब को पता नहीं है। आप जिस भी मंडी में पढ़ते हो ना, मास्टर को जाके क्वेश्चन चिपका देना
सर वो ठीक है सर, पोटेशियम एंटर करता है, स्टोमेटा खुलता है, सर रात को ही क्यों पोटेशियम एंटर करता है? वो कहेंगे एंटर करता है तो करता है, विधि का विधान है, भगवान ने लिख दिया ऐसा, भागवत गीता में लिखा गया है पोटेशियम रात को एंटर नहीं करेगा, दिन को एंटर करेगा। भागवत गीता में लिख दिया गया है केम प्लांट में पोटेशियम रात को एंटर करेगा, दिन को एग्जिट करेगा। समझ रहे हैं? यह है कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है। आपका बुद्धि खोलने के लिए मैं इधर आया हूं, समझ रहे हैं क्या? पीपीटी मेरे पास भी है, मैं भी बढ़ा सकता हूँ पीपीटी से। तो अब आप समझ चुके हैं। जल्दी से मेरे सवालों का जवाब। मेरा सवाल यही था कि दिन में ही पोटेशियम क्यों एंटर करता है और रात को क्यों एग्जिट करता है। अब मैं पूरा रहस्य आपके सामने खुल कर रख देता हूँ। नेचर को समझो यार, नेचर को समझो। नेचर में कितने टाइप का प्लांट है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस? जल्दी बताओ। 3 टाइप पढ़ा चुका हूं। अरे भाई 4, C3, C4 और कैम प्लांट। ठीक है, अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। ये तो पेप्केज एंजाइम है, ये तो पेप्केज एंजाइम है। कहाँ मिलता है जल्दी से बताओ? C3, C4 कैम या फिर किसी पर्टिकुलर में? C3, C4 कैम। सभी में कैम में नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब सभी में मिलता है, सभी में मिलता है, कैम में भी मिलता है। ठीक है, हाँ C3 में केवल गार्ड सेल में मिलता है। C3 प्लांट में ये पेप्केज एंजाइम केवल गार्ड सेल में मिलता है, केवल गार्ड सेल में मिलता है, मेसोफिल सेल में नहीं मिलता है। ओके, C4 और कैम प्लांट में ये पेप्केज एंजाइम गार्ड सेल में भी मिलता है और मीजोफिल सेल में भी मिलता है। याद कर लेना, डायग्राम देख के पिछला उल्टा के देख लेना। ओके, और अब बताता हूं। C3 और C4 का पेप्केज एंजाइम केवल दिन को ही काम करता है और केम का पेप्केज एंजाइम केवल रात को ही काम करता है। अब ऐसा क्यों? आप इस कंसेप्ट को आप केम प्लांट में लगा के देख लो। अच्छा, पेप्केज को पीएच कितना चाहिए? 8.5 ना। पेप्केज को पीएच कितना चाहिए? 8.5 ना। 8.5। अब आपको पता है कि केम प्लांट के अंदर पीएच का रेगुलेशन कैसे हो रहा है? मैलिक एसिड के स्टोरेज और फिर मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन से। यस और नो? पता है ना, दिन और रात का चक्कर। और उसी की वजह से ये पूरा कंसेप्ट केम प्लांट में उल्टा होता है। क्या ये उल्टा कंसेप्ट खुद से लगा लेंगे या मुझे बताना पड़ेगा? इतना तो पता होगा ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। केम प्लांट के अंदर पीएच का रेगुलेशन जो होता है, पीएच का रेगुलेशन वहां पे मैलिक एसिड के स्टोरेज और ब्रेकडाउन से होता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब ये जब पीएच का कंसेप्ट ही वहां पे अपोजिट है, तो पेप्केज को दिन और रात नहीं मतलब है, पेप्केज को एंजाइम समझते हैं। पेप्केज एंजाइम इज वेरी सेंसिटिव फॉर द पीएच। तो पेप्केज को एंजाइम से मतलब है, वो एंजाइम का रेगुलेशन दिन और रात से हो रहा है। C3 C4 में ऐसे हो रहा है जैसे मैंने अभी लिखा है, और केम प्लांट के अंदर पीएच का रेगुलेशन जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि वहां पे मैलिक एसिड का स्टोरेज और मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। अब बोलो कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों केम प्लांट में रात को स्टोमेटा खुलता है और क्यों C3 और C4 प्लांट में दिन को स्टोमेटा खुलता है? कितनों को क्लियर? हाथ खड़ा करो जल्दी से। अभी स्टोमेटा के खुलने की बात भी भाई साहब, अभी बंद होने की बात नहीं हुई। अब आज आप बंद कर लोगे स्टोमेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये कंसेप्ट आपको नोट्स में लिखना है। ये डायग्राम तो आपको सही करना ही है, ये पूरा कंसेप्ट आपको नोट्स में लिखना है, और ये पूरा कंसेप्ट आपको नोट्स में लिखना है। और हेडिंग क्या लिखना है वहां पे? पहले हेडिंग लिख लेना, तब डे और नाइट का लिखना। हेडिंग क्या लिखना? लिख लो, बता रहा हूं हेडिंग क्या लिखना। एक लाइन लिख लो हेडिंग जल्दी से। वाई पोटेशियम इनफ्लक्स occurs in day and potassium efflux। पहले था इनफ्लक्स आई वाला, अब है इफ्लक्स ई वाला। why potassium efflux takes place in, जल्दी बोलो, why potassium efflux takes place in night in C3 and chem plant, sorry C3 and C4 plant, in C3 and C4 plant, in C3 and C4 plant। और डाल के क्वेश्चन लिखो, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। why stomata opens in day, why stomata opens in day, why stomata opens in day and why stomata closes in night, why stomata closes in night in C3 and C4 plant, in C3 and C4 plant। आपके मास्टर साहब सबका भी नींद उड़ जाएगा, सब सवाल दाग मत देना, गुजर सकते हैं वो, समझ रहे हो? हार्ट अटैक आ जाएगा।
हाँ, मंडे मंडे के टीचर को सब क्वेश्चन दिखा मत देना, ऐसे सलट जाएंगे बेचारे, घर परिवार भी उनका चलाना है, बच्चों को ठग के। ठीक है, सब चीज का ध्यान रखा कीजिए, किसी का घर नहीं उजड़ना चाहिए, भले आपका घर उजड़ जाए, आपका पैसा बर्बाद हो जाए सालों साल नीट की तैयारी करने में, लेकिन फर्जी मास्टर का घर नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहे होंगे, आपको होशियार है। चलिए, ऐसे बात पर लूटा जा रहा है लोग। तो ये है भाई साहब कंसेप्ट कि दिन में क्यों आ रहा है। इसका जस्ट उल्टा कैम प्लांट में है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे आपसे कोई ज्यादा पूछता भी नहीं है, अब पूछेगा तो आप बता लेंगे कोरिलेट करके। कोरिलेट एक बार घर पे करना जरूर, अगर फंसोगे तो मेरे से पूछ लेना कर। ठीक है, चलो नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट। हाँ, अगर वाटर यहाँ से बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ट्रांसपरेशन हो रहा है, वाटर बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो जो गार्ड सेल से पानी आ रहा था, कहां से आ रहा था जल्दी बताना। गार्ड सेल जो पानी आ रहा था कहां से आ रहा था? सबस्टोमेटल कैविटी। फाइनली वो पानी रूट से आ रहा था, फाइनली वो पानी रूट से आ रहा था, रूट से होते हुए वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लम होते हुए गार्ड सेल, और गार्ड सेल से आ रहा है सबस्टोमेटल कैविटी। ट्रांसपरेशन चल रहा था, दिन भर चला ट्रांसपरेशन, दिन भर चला ट्रांसपरेशन, दिन भर चला ट्रांसपरेशन। अब जल्दी से बताओ, जब दिन भर चला ट्रांसपरेशन और दिन भर C3C4 प्लांट की बात कर रहा हूं, दिन भर C3C4 प्लांट में एल्कलाइन पीएच या एसिडिक, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एल्कलाइन। क्योंकि दिन भर क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि दिन भर क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस। यस और नो? कंसेप्ट आपके सामने है। अब जैसे ही शाम को, अब जैसे ही शाम को सूर्य भगवान ढल रहे हैं, तो जल्दी से बताओ फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो होता जा रहा है, घट रहा है। मीथोफिल सेल को CO2 की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? घट रही है। घटती जा रही है। और गार्ड सेल को CO2 की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म का पीएच एसिडिक होता जा रहा है, अल्कलाइन? जल्दी, एसिडिक होता जा रहा है। अगर वो एसिडिक होता जा रहा है तो जल्दी से बताओ वो पेप्टेज एंजाइम के लिए फेवरेबल होता जा रहा है कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। बस हो गया क्लोज, हो गया क्लोज। अब बताओ जल्दी से कैसे क्लोज हुआ होगा? अनफेवरेबल मतलब ये स्टेप नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा। अगर वो स्टेप नहीं होगा जल्दी से बताओ, ऑक्सैलिक एसिड नहीं बनेगा, तो मैलिक एसिड वो भी नहीं बनेगा, तो मैलेटाइनाइज नहीं होगा, तो H+ नहीं मिलेगा वैक्यूल के अंदर, तो H+ का पंपिंग नहीं होगा, बंद तो रहेगा। H+ का तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का एक्युमुलेशन नहीं होगा, तो प्रोटोमोटिव फोर्स का जनरेशन नहीं होगा, तो पोटेशियम का इन्फ्लक्स वो भी नहीं होगा, और क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा, तो ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं, अगर ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ेगा, रुक जाओ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ना तो खत्म, रुक जाओ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ना तो खत्म, लेकिन भैया साहब अभी शाम का समय है, थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर है, ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना तो खत्म, और ये ट्रांसपरेशन से जो वाटर जा रहा है तो गार्ड सेल का तो नॉर्मल पानी आ गया भैया स्टोमेटल कैविटी में। हेलो, गार्ड सेल का तो नॉर्मल, ऑस्मोलैरिटी तो बढ़ नहीं रहा है कि उसका के अंदर पानी है, तो गार्ड सेल का नॉर्मल पानी अगर जा रहा है, दिस इज एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस? जल्दी बोलो। एक्सोस्मोसिस। अब इसकी वजह से जल्दी से बताओ, इसकी वजह से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, टारगेट प्रेशर घट जाएगा सर। सॉरी हाँ, पानी निकल रहा है तो गार्ड सेल का टारगेट प्रेशर घटेगा, और जैसे ही गार्ड सेल का टारगेट प्रेशर घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब सुनना, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ने से पानी एंटर नहीं करने वाला, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ने से पानी एंटर नहीं करने वाला, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को घटाना पड़ेगा। कैसे? सॉल्यूट घटा दो। हेलो, अरे भैया ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाया तो मेंटेन करने का तरीका है कि पानी एंटर करा दो, दूसरा तरीका क्या है कि सॉल्यूट निकाल दो। यस और नो? यस। तो जितने भी पोटेशियम मैलेट बने थे पहले दिन में, कहां? साइटोप्लाज्म में। जितने भी पोटेशियम मैलेट बने थे, सभी पोटेशियम मैलेट से पोटेशियम छीन लिया गया, मतलब उसको आयनाइज होने के बाद जो पोटेशियम था उस पोटेशियम को छीन लिया गया और सभी पोटेशियम को इफ्लक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इफ्लक्स। जल्दी से बताओ, पोटेशियम इफ्लक्स हो गए तो मैलेट आयन क्या कहां चले गए? सबके सब वैक्यूल में, और वैक्यूल में जाने के बाद सुना ध्यान से, दिन में जितने भी H+ उधर गए थे, जबरदस्ती में भेजे गए थे उधर, तब वो सारे H+ क्या होने लगेंगे? पैसिवली मूव होने लगेंगे। यस और नो? अंदर की तरफ। yes. और वो साला H+ आ जाएगा कहां? वैक्यूल के अंदर, और वो साला H+ वैक्यूल के अंदर आके क्या बना लगेगा? जल्दी से बताओ, H+ और मैलेट आयन मिलकर क्या बन जाएगा? मैलेट।
मैलेट। और मैलेट बन गया, बस अब मैलेट वैक्यूल में स्टोर रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मैलेट बन गया, मैलेट वैक्यूल में स्टोर रहेगा। मुझे बताओ इस पूरे सीन में रात को क्या किया गया? ऑस्मोलैरिटी को घटाया गया। उससे पहले क्या हुआ? टर्गर प्रेशर घटा। जल्दी से बताओ, जब टर्गर प्रेशर घटा होगा तो जो आउटर वॉल को धक्का मिलेगा वो धक्का खत्म हो गया या वो धक्का अभी भी है? खत्म हो गया। वो धक्का अगर खत्म हो गया तो जो इनर वॉल को खींचा गया था वो खिंचाव खत्म हो गया या अभी भी है? खत्म हो गया। तो आउटर और इनर वॉल अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे या फिर खींचे ही रह जाएंगे? नॉर्मल पोजीशन पे आ और जाएगा। स्टोमेटल एपर्चर पहले जितना खुला हुआ था उतना खुला रहेगा या फिर कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्टोमेटा इस तरीके से क्लोज होता है। स्टोमेटा इस तरीके से क्लोज होता है। बेटा आपको कंसेप्ट ही नहीं पता था, आप तो रट के बैठे हुए थे ना, आप तो पहले रट के बैठे हुए थे भाई साहब। आपने पढ़ा होगा पहले, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ये स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। एक सृष्टि को छोड़ के बाकी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा भाई साहब। आज आपको पता चला होगा आपका कैसा काटा गया है, समझ रहे हैं क्या? और जरूर पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा ये स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग। इस तरीके से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। हाँ, इसका जस्ट अपोजिट होता है केम प्लांट में। मैं कंसेप्ट आपको दे चुका हूं, लेकिन उसमें मैं जा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, एग्जाम काफी करीब है और वो आपसे कोई पूछता नहीं है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है वहां, बस एक थोड़ा सा पीएच का रेगुलेशन अलग तरीके से आ जाता है। तो ये मैंने आपको बच्चा स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग समझा दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना। अब रही बात क्लोजिंग का मैकेनिज्म, तो क्लोजिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये ओपनिंग का थ्योरी है और यहाँ पे क्लोजिंग का थ्योरी है। बिल्कुल वही है, बस वही थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में है, डायग्रामेटिक फॉर्म में नहीं है। थ्योरेटिकल फॉर्म में बिल्कुल सही है कंसेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब आप पढ़ लेना, यहां तक आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मैं लूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अभी मैं फैक्टर्स नहीं बताया हूं, अभी मैं रहस्य आपके सामने खोल के रख चुका हूं। अब फैक्टर्स आप मुझे बताओगे, आप खुद बता दोगे फैक्टर्स। अगर कॉमन सेंस होगा तो आप फैक्टर खुद ही को रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।